अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का डिफेंस डेलीगेशन गया था अफ़गानिस्तान। अजीज दोस्तों, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामलात बहुत ख़राब चल रहे हैं। तोरखम बॉर्डर पे जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन पे है, वहाँ पे फायरिंग हुई 2 दिन पहले और पूरी रात फायरिंग होती रही। पाकिस्तान का एक एफसी का मेंबर वहाँ पे ज़ख्मी भी हुआ और इसके अलावा 2 लेविस के आदमी जवान मस्तूंग में, बलूचिस्तान मस्तूंग में अफ़गान बॉर्डर के पास, वो भी मारे गए गोलियां चलने से। हज़ारों ट्रक, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो अफ़गानिस्तान के साथ हो रही है, ज़्यादातर इलीगल ट्रेड होती है। और ये बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान केपीके के बॉर्डर जो मिलते हैं अफ़गानिस्तान से, वहाँ पे ये ज़्यादातर कोर कमांडर को भत्ता दे के ट्रक जा रहे होते हैं। कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं है, लेकिन हज़ारों ट्रक वहाँ पे खड़े हैं क्योंकि वो बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। और अब ये है कि कल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और DGISI अफ़गानिस्तान गए थे और उन्होंने मुलाकातें की हैं अपने अफ़गानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, और उसमें कोशिश की है कि कोई मामला सेटल हो जाए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तालिबान मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर अखुंद और डिफेंस मिनिस्टर मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी और फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी से DGISI जनरल नदीम अंजुम और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की मीटिंगें हुई हैं। उसमें काफ़ी मैटर्स डिस्कस हुए और पाकिस्तान में TTP के जो टेररिज़म के वाक़यात बढ़ गए हैं और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो पाकिस्तान में टेररिज़म की तैयारी कर रही है, उसके हवाले से डिस्कशन हुई। और पाकिस्तानी डेलीगेशन ने उन लोगों से कहा कि आप प्लीज़ इनको रोकें, ये आपकी सरजमीन से ऑपरेट हो रहे हैं और ये हमारी दोनों की आर्मी हैं जो बॉर्डर के ऊपर, उनके दरमियान अक्सर ये क्लैशेस जो हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आप प्लीज़ कोशिश करें। लेकिन यह है कि वही डिप्लोमेटिक जवाब आया कि हाँ जी, हमारी ज़मीन हम किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे और आप बेफिक्र रहें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन सुना यही है कि तालिबान ने उनको कोई ख़ास घास नहीं डाली। ये इनके चेहरों से ही नज़र आता है। DG नदीम अंजुम का चेहरा तो ख़ास तौर पे एक मतलब बिल्कुल ही उजड़ा हुआ है। डेलीगेशन जो पाकिस्तान का गया था, इसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद सादिक, फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद खान और काबुल में पाकिस्तान का जो मिशन है उबैदुर्रहमान निज़ामानी, ये सब मौजूद थे। इनकी शक्लें देख के एक शेर याद आता है कि एक शेर था, उड़ी उड़ी सी रंगत ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह के रही है तेरी रात का फसाना। तो ये इनकी उड़ी हुई रंगत सारी चीज़ें पोल खोल रही है। अजीज़ दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करनी है कि आपको पता है KP, नॉर्मली KPK कहते हैं ना, तो बहुत लोग एतराज़ करते हैं कि ये KPK नहीं है, ये KP है, खैबर पख्तूनख्वा। पख्तूनख्वा को एक लफ्ज़ कहा गया है, पख्तूनख्वा एक लफ्ज़ पख्तूनों का है। उसमें इन्होंने KPK करते हैं ना, तो PK पख्तूनख्वा को अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही वर्ड है। तो KP में आपको पता है कि इस वक्त कोई सरकार नहीं है, असम्बलियाँ टूट गई हैं, तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, रहमतुल्लाह खटक, ये मौलाना फजलुर रहमान के 2 पार्टी के हैं। ये रहमत सलाम खटक है ना, सरकारी कागज़ों में मर चुके हैं क्योंकि इन्होंने सऊदी अरब में फ्रॉड किया था
और फ्रॉड के बाद ये भाग के पाकिस्तान आए थे, तो उनके खिलाफ जब इंटरपोल और ये सब चीज़ें चलने लगी ना, तो इन्होंने अपनी मौत डिक्लेयर करके बाकायदा उनकी तदफीन हुई है और उनके इलाके, आबाई इलाके किर्क में उनकी कब्र मौजूद है। लेकिन रहमत सलाम खटक है ना, वो इस वक्त केपी प्रोविंस के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। ये बनाना रिपब्लिक ऐसे ही तो नहीं कहते ना मेरे भाई इसको, ये बनाना रिपब्लिक है। अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान ने नया टैंक तैयार किया है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ी प्रोडक्शन फिल्मों की करता है। लोगों की वीडियो टेप करना, लोगों की ऑडियो टेप करना, फिर इनको ज़रूरत पड़ने पे लीक करना, प्रेशराइज करना, ब्लैकमेल करना। और इसके अलावा भी पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए टीवी ड्रामे बनाता है, गाने बनाता है, फिल्में बनाता है। तो ये नया पाकिस्तान का टैंक है जिसमें लेटेस्ट डिज़ाइन का लेंस भी लगाया गया है। अजीज़ दोस्तों, हमारे ख्वाजा आसिफ आजकल काफ़ी खबरों में रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर। बड़े अरसे बाद एक डिफेंस मिनिस्टर आया है जो आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहा है। अदरवाइज़ इससे पहले इमरान खान का जो खटक था तीली, वो तो किसी काम का था नहीं, वो तो पूरे 4 साल नज़र ही नहीं आया, वो बाजवा ही बाजवा चलता रहा है। लेकिन यहाँ पे ख्वाजा आसिफ काफ़ी एक्टिव है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में फॉर्मर ISI डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बुलाने का नोटिस जारी करने वाले हैं। वो एक टीवी शो में बता रहे थे कि फैज़ हमीद है ना, वो TTP को पाकिस्तान में लाया है और TTP के वापस आने के पीछे फैज़ हमीद का 2022 में काबुल का दौरा बहुत ज़रूरी है। हमें देखना होगा कि उस दौरे में ही TTP के साथ उनके मामला सेट हुए थे, तो हमें फैज़ हमीद को पार्लियामेंट में बुलाना होगा ताकि हम उनसे सवाल जवाब कर सकें। अजीज़ दोस्तों, ये हमारी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने बड़ी ख़तरनाक बातें की हैं असेंबली में। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की बातें करके पाकिस्तान में ज़िंदा रहने के चांसेस कम हो जाते हैं। वजह यह है कि हम सवाल नहीं करते अपने उन लोगों से जिन्होंने सारी चीज़ों को मुकफ्फल करके अपनी जेब में चाबियां डाली हुई हैं। वो लोगों से हमारा सवाल है सर, उनसे सवाल ये है कि अभी फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, उसमें सुना है कि सिक्योरिटी और बॉल हमारी तरफ से गए थे, बॉल तो प्राइवेटली गए होंगे, तो सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने दी। तो सर सुना हमने ये, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, कि $2 अरब मिले। तो सर सवाल ये है कि वो $2 अरब अगर स्टेट बैंक के अकाउंट में आते तो आज हमारे ये हालात ना होते। इसी हवाले से दूसरा सवाल है सर, दूसरी एक और बात ये है कि सर पैसे पाकिस्तान के इस वक्त जो गूनागू हालात हैं उसमें पैसों का बहुत बड़ा ताल्लुक है कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, ज़राअत हमारी अपनी, पानी हमारा अपना, हमारे यहाँ सोना है, हमारे यहाँ चांदी है, हमारे यहाँ तांबा है, हमारे यहाँ तेल भी है और गैस भी है और मादनियात भी हैं, बड़े बड़े हमारे यहाँ जवाहरात निकलते हैं। लेकिन सर हम फिर भी गरीब के गरीब, और हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? सब्र करें, सब्र करें। अच्छा, अब अगर आपने बोलना है तो मैं आपको मौका दूंगी, आपसे सवाल आखिर में करूंगी। अब सर एक सवाल मेरा ये भी है कि जो इन्होंने अभी इंसान सोच जो ये लेके आए हैं, मैक्सी बजट, जो काला बजट ये लेके आए हैं, उसमें इन्होंने कोक, पेप्सी जो हमारे मशरूबात हैं उन पे कितना टैक्स लगाया? सर जो बाहर की चीजें यहाँ पे आती हैं, कैंडीज इधर इस तरह बिकती हैं, पूरा पाकिस्तान गंदा हो गया। हमारे चिप्स के पैकेटों से, हमारे प्लास्टिक के थैलों से, उनके ऊपर क्या टैक्स लगाया है इन्होंने? एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ा इशू इस वक्त क्लाइमेट चेंज है। बातें करते हैं, हमारी बड़ी काबिल मिनिस्टर साहिबा है शहरी रहमान साहिबा,
उनसे भी मेरा सवाल है कि कितने आपने टैक्स लेके आए, क्या कदगन आपने लगाई जो पाकिस्तान के सवात से लेकर साफ सुथरा खूबसूरत माहौल था, वहां से लेकर लाहौर के नालों तक हर तरफ प्लास्टिक, कैंडी के पैकेट, चिप्स के पैकेट, और हर हमारा लगता है कौमी फरीजा है गंद मचाना, और फिर हम कहते हैं कॉरपोरेशन के लोग आके सफाई करेंगे। तो सर ये नहीं सर, अभी मुझे 2 मिनट आप देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। आखिर में मैं फौज को सलाम करना चाहती हूं सर, हमारे शहीद, हमारे गाजी सर, फौज के जो लोग हैं, हमारे कप्तान, हमारे मेजर, हमारे कर्नल और जितनी हमारे सिपाही हैं सर, वो पाकिस्तान का दिफा करते हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, और हम चाहते हैं कि उनकी इज्जत और तकरीम बढ़े। इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है जिसमें कि इसमें फर्क आ रहा है, ये हमारे किसी तरह भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों के इंटरेस्ट में। लेकिन सर फौज, क्योंकि आर्मी एक्ट के बाद फौज के ऊपर आप ट्रायल नहीं कर सकते सिविलियन कोर्ट्स में, तो हमारा सवाल है कि फौज अपने अंदर जो काली भेड़ें हैं जिनके नाम के ऊपर फौज की बदनामी हो रही है, उनकी पूरी तरह से उनके एसेट्स के ऊपर सवाल उठने चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए सर, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे भाई जो अपना खून बहाते हैं, उनकी फैमिलीज जो पूरी जिंदगी इस मुसीबत से गुजरती हैं, उनको नहीं पता दिन को सोएं कि रात को सोएं, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके बाप हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं। तो सर ये क्या, ये सारा खून रायगां जाएगा सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कमरे में बैठ के पाकिस्तान की डील्स करते हैं? सर एक आखिरी बात और भी है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी 2 चीजें चेंज कर देनी चाहिए। हमारा इस वक्त जो नेशनल प्रोफेशन है सर, वो ठेकेदारी है। हमें पाकिस्तान को जिस तरह मारखोर है ना हमारा नेशनल सिंबल, इस तरह हमें ठेकेदारी को पाकिस्तान का नेशनल प्रोफेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हर लेवल पे हम ठेकेदारी करते हैं, हम बेचते हैं सर जो हमारे नीचे के लोग हैं। और सर एक आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, मौका मुझे देते नहीं है, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है सर। आखिरी बात यह है कि सिंध का हिसाब दे दें, 15 साल हो गए, सिंध का सवाल का जवाब दे दें। सिंध में क्या हो रहा है सर, रो रहे हैं लोग, फ्लड्स के ऊपर पैसे भी ले रहे हैं। टर्की को हमने वापस दे दिए सर, जो उन्होंने हमें चीजें भेजी थी। हम इतने इज्जतदार हैं कि हमने उन्हीं को दोबारा से रैप करके टर्की को भेज दिया, अपना मुंह दोबारा काला किया सर। तो सिंध का हिसाब दें, सिंध में क्या कर रहे हैं लोग, बिलक रहे हैं सर, और ये अपनी सियासत से बाज नहीं आते। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 अरब के ट्रिप्स ले चुके हैं दुनिया के इर्द गिर्द, और सवाए अपनी नौकरी पक्की करने के अलावा उन्होंने क्या किया सर, हमें बताएं। पाकिस्तान का क्या, बहुत तकलीफ में है सर अवाम इस वक्त। सर आखिर में एक शेर पढ़ लेने दें, शेर बहुत जरूरी है सर, उसके बगैर तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। सर एक शेर वाला कागज मिल जाए सर सुन ले सर। एक तो सर पाकिस्तान के मजदूर की एक बात मैं आपको सुना दूं। एक मजदूर ने कहा सर, उससे पूछा तुम्हारी मजदूरी कितनी है, उसने कहा सर लग गई तो रोजी, ना लगा तो रोजा। सर ये है मजदूर की सोच। और सर शेर जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी सर, बुल्ले शाह का शेर है कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, खोटे सिक्के चलदे वेखे। थैंक यू सर। थैंक यू। इसके अलावा अजीज दोस्तों कुछ और छोटी मोटी खबरें हैं मेरे पास पाकिस्तान के हवाले से। वो ये है कि नैब जो है पाकिस्तान का नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इसका जो डीजी होता है ना, वो चेयरमैन होता है, वो नहीं डीजी होता है डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल नैब है ना, वो इमरान खान के ज़माने में जावेद इकबाल था, जो भी मुजरिम आते थे उनकी औरतों के साथ बाकायदा वो करता था और फिर फैसले करता था, और टोटल करप्ट आदमी था। और इसके बाद करंट सरकार ने आफ्ताब सुल्तान को डीजी नैब बनाया, तो अचानक डीजी नैब ने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने कहा मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ। खबर ये आई है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो कि सारे फैसले इमरान खान के फेवर में कर रहा है, जो कि इमरान खान को आउट ऑफ वे सपोर्ट दे रहा है। इवन आप यकीन माने कि देखें इमरान खान अदालत 2 बजे पहुंचना था, कई दिनों तक तुम
टालते रहे। फिर जब दिन सख्ती से कहा गया कि मंडे को आपको 2 बजे पहुंचना है, तो 2 बजे नहीं पहुंचा तो अदालत वेट कर रही है। 4 बजे तक का टाइम दिया, फिर अदालत वेट कर रही है, 5 बजे तक का टाइम दिया, फिर बताया गया कि वो पहुंच गए, बस ट्रैफिक की वजह से, रश की वजह से, क्योंकि हज़ारों आदमी इमरान खान ने बुला लिए थे। तो जब इमरान खान पहुंच गए तो जस्टिस अली बाकर नजफी क्या कहते हैं इमरान खान को? ये नहीं कहते कि तुम इतना लेट आए हो, तुमने अदालत का वक्त बर्बाद किया, बल्कि वी अप्रिशिएट इमरान साहब, आप अदालत पहुंच गए। तो भाई साहब, ये हमारे चीफ जस्टिस, उसी कोर्ट के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद हैं, जो कि पीटीआई के मिनिस्टर थे, अली अफजल शाही, और उनके ऊपर कई कॉन्ट्रैक्ट्स और कई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के करप्शन के इल्ज़ाम हैं कि अरबों रुपए की करप्शन की है कई कॉन्ट्रैक्ट्स में और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। पाकिस्तान में आपको पता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत पैसा लगता है। मुझे याद है जब मैं जमशेद टाउन में था तो एक बार ऐसे ही हमारे टाउन पुलिस ऑफिसर से बातचीत हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि सर, होम मिनिस्टर आपकी पार्टी के हैं, तो हमारे एक एसएचओ हैं, वो डिफेंस थाने से नाज़माबाद थाने में ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो उसके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार हैं, तो आप बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारी पार्टी में हमें आप एक दूसरे के काम में इंटरफेयर की इजाज़त नहीं, ये वो। तो मैंने कहा कि डिफेंस तो इतना अमीरों का इलाका है, तो आपका वो थानेदार वहाँ से नाज़माबाद गरीबों के इलाके में क्यों जा रहा है? तो उसने कहा सर, डिफेंस में तो वो जिसके ऊपर हाथ रखता है वो किसी न किसी बड़ी पार्टी का बंदा होता है। जिसको भी पकड़ोगे वो किसी का बेटा होता है, किसी पॉलिटिशियन का, किसी आर्मी वाले का। डिफेंस में तो उनको हमेशा कुछ मिलता ही नहीं है। तो गरीब इलाके में ये होता है कि जिसको उठाओ कम से कम 25-50 हज़ार रुपया तो उनसे तोड़ हो ही जाती है। किसी को थोड़ा टॉर्चर करो, घर वाले बेचारे जेवर बेच के भी लेके आते हैं। ये पाकिस्तान है। तो खैर, तो इसके ऊपर अली अफजल शाही के ऊपर ये करप्शन के चार्जेस थे। तो राना इकबाल और खान भट्टी, डीजी नेब ने 2 फ्रंटमैन थे उसके, उनको बुलाया। तो माफिया, कोट अनकोट माफिया ने प्रेशर डाला कि ये केस ड्रॉप करो, तो इसने रिज़ाइन किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के मिनिस्टर को करंट सरकार तो नहीं बचाएगी ना, तो वो कौन सी माफिया है जो इस वक्त भी फैसले कर रही है? आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में फैसले कौन कर रहा है। इस वक्त भी आईएसआई, आर्मी के ऑफिसर्स और जजेस और मीडिया सब इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। तो होगा कैसे मामला? खाली आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई नदीम अंजुम, लेकिन नीचे लेवल पे मामला बहुत ख़राब हैं। तो फिर इमरान खान को कौन पकड़ेगा? इमरान खान के पकड़ने का तो कोई चांस ही नहीं। इस करप्ट सोसाइटी में एक जज है ना, उसको रिटायर होने के बाद महीने का 10 लाख रुपया पेंशन मिलती है, 2000 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, 300 लीटर फ्री पेट्रोल मिलता है और 3000 रुपये का फ़ोन बिल मिलता है। ऐसा कौन सा ये कारनामा अंजाम देते हैं? और दूसरा मेरा ये भी सवाल है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पेंशनें कैसे हो सकती हैं? पेंशन तो अमूमन होती है कि आप एक सरकारी या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में 40-45 साल काम करते हैं, 65 साल की उम्र तक, और ये और वो, इसके बाद आपको पेंशन मिलती है। ये तो 3-5 साल के लिए मेंबर पार्लियामेंट बन गए, पेंशनें मिल जाती हैं सारी ज़िंदगी के लिए। एक दिन के लिए सदर बन जाते हैं, सारी ज़िंदगी। अब एक मिसाल है, हमारे यहाँ 43 दिन के लिए चौधरी शुजात हुसैन प्राइम मिनिस्टर बने थे। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर की सारी फैसिलिटीज़ इनको सारी ज़िंदगी मिल रही हैं। खाली 43 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये पाकिस्तान का तो चूना ही निकला हुआ है। अजीज़ दोस्तों, ये आपके सामने मैंने सारी सूरत हाल रखी पाकिस्तान की, और इस मुल्क का अब बचना तो कोई चांस नज़र नहीं आता।
इसको अपने ही, वो कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो इसको अपने ही दीमक की तरह खोखला कर बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।